हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है नेफ्रॉन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द नेफ्रॉन आर स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी रीनल पैरेन्काइमा। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि किडनी तो सिर्फ एक घर है जिसने इन 10 से 13 लाख नेफ्रॉन को एक जगह रखा है। तो किडनी का फॉर्मेशन नेफ्रॉन को मिलने से होता है, इसलिए इसको बोलेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। एज वेल एज फंक्शनल यूनिट भी है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किडनी ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है। बेसिकली ये काम किडनी नहीं, कौन करता है, नेफ्रॉन करता है। हमारे ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाना किसका काम है, नेफ्रॉन का काम है। और जैसे आपने पढ़ा होगा कि किडनी हमारी बॉडी में फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करती है, ये काम भी बेसिकली नेफ्रॉन करता है, ना कि किडनी करती है। और आपने पढ़ा होगा कि किडनी पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती है। तो पीएच रेगुलेटरी हेल्प नेफ्रॉन करते हैं, ना कि किडनी। किडनी के अंदर ही पाए जाते हैं नेफ्रॉन। यानी किडनी के हम जितने भी फंक्शंस पढ़ते हैं वो सारे काम नेफ्रॉन करते हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। अब बात करते हैं रीनल पैरेन्काइमा। तो किसी भी ऑर्गन की फंक्शनल टिश्यू लेयर जो उसके काम परफॉर्म करता है वो पैरेन्काइमा कहलाता है। और किडनी के सारे काम कौन परफॉर्म करता है, नेफ्रॉन। इसलिए नेफ्रॉन को रीनल पैरेन्काइमा भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ईच किडनी कंटेन्स 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। यानी हर एक किडनी, यानी टोटल 2 किडनी होती है, तो हर एक किडनी कितने नेफ्रॉन कंटेन करती है, 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में। यानी दोनों में मिला के लगभग 26 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 20 से 26 लाख। फिर बात करते हैं 1% नेफ्रॉन डिक्रीज एवरी ईयर आफ्टर 45 to 50 ईयर्स ऑफ लाइफ। नेफ्रॉन काउंट्स कभी बढ़ते नहीं है। एट बर्थ किडनी में जितने भी नेफ्रॉन परसेंट है लाइफ टाइम वो ही रहेंगे। सिर्फ एज के साथ साथ उनका मैच्योरेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। 45 से 50 के बाद बॉडी में, हर इंसान के बॉडी में सारे ऑर्गन्स की सेल्स ही मरने लग जाती हैं। तो वैसे ही किडनी के नेफ्रॉन्स की भी सेल्स मरने लग जाती हैं। तो 45 से 50 साल के बाद में नेफ्रॉन हर साल 1% कम होता रहता है। 1% नेफ्रॉन कम होते रहते हैं, बढ़ते नहीं हैं। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ नेफ्रॉन। एवरेज लेंथ ऑफ नेफ्रॉन इज 3 to 5 सेंटीमीटर। एवरेज लेंथ होती है 3 to 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि 5 लास्ट है, 6, 7, 8 भी हो सकती है। लेकिन एवरेज माने तो 3 to 5 सेंटीमीटर होती है लेंथ नेफ्रॉन की। फिर बात करते हैं कि नेफ्रॉन के टाइप्स कितने होते हैं। तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं टाइप्स को। तो ये है हमारा नेफ्रॉन। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये वाली जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक वाली, इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये जो बोमन्स कैप्सूल के आगे इसको ब्लड लेकर आता है, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर यहाँ एक कैपिलरीज का जाल प्रेजेंट होता है, ये वाला, या फिर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। कैपिलरीज का जाल या फिर नेटवर्क प्रेजेंट होता है, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरीज का जाल प्रेजेंट है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद में ये जो वेसल्स आगे वापस निकल रही है, ये रेड कलर की, इसको बोलते हैं ईफरेंट आर्ट्रियोल। ईफरेंट आर्ट्रियोल। ये नेफ्रॉन का मेन पार्ट है। तो इसमें मेन पार्ट में एक तो है ग्लोमेरुलस और दूसरा है बोमेंस कैप्सूल। इस ग्लोमेरुलस और नेफ्रॉन के मिलने से, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के मिलने से नेफ्रॉन का मेन पार्ट बनता है या फिर बॉडी बनती है। और जैसे बॉडी को साइंस में हम बोलेंगे, टेक्निकल भाषा में बोल देते हैं कॉर्पस्कल। और क्योंकि ये कॉर्पस्कल हमारी किडनी में है, इसलिए इसका पूरा नाम रीनल कॉर्पस्कल है। क्या है, रीनल कॉर्पस्कल। तो मैं कह सकता हूँ कि नेफ्रॉन का पहला पार्ट जो नेफ्रॉन की बॉडी बना रहा है उसके क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पस्कल, जिसके अंदर आएगा ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो जैसे कि अपने को पता है कि सेकेंड पार्ट में ट्यूब ही ट्यूब है, तो ट्यूब के लिए वर्ड यूज ले सकते हैं ट्यूब्यूल। तो जैसे पहली ट्यूब्यूल जो इस बॉडी के बिल्कुल पास में है,
तो पास के लिए वर्ड यूज ले सकते हैं क्या? पास के लिए वर्ड यूज ले सकते हैं प्रोक्सिमल, मतलब पास को प्रोक्सिमल भी बोल सकते हैं। और ये ट्यूब्स मुड़ी हुई है, मुड़ी हुई ट्यूब्स है, तो मुड़ी हुई के लिए यूज ले सकते हैं कॉन्व्यूलेटेड, कॉन्व्यूलेटेड। और ये सब क्या है? ट्यूब्स। तो क्या हो गया? ट्यूब्यूल्स। तो इसका क्या नाम हो गया? प्रोक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं पीसीटी। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है प्रोक्सिमल यानी ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल जो रीनल कॉर्पस्कल बॉडी है हमारी उसके पास में प्रेजेंट है, इसलिए ये प्रोक्सिमल हो गया, पास में प्रेजेंट है। तो फिर दूसरा कॉन्वोल्यूटेड, क्योंकि ये मुड़ी हुई है इसलिए इसका नाम दे देंगे कॉन्वोल्यूटेड, और ट्यूब से इसलिए ट्यूब्यूल। तो पूरा नाम हो गया प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें एक यू टर्न नज़र आता है। तो ये इस टाइप का यू टर्न है, तो इसको नाम दे दिया लूप। अब इस लूप के बारे में एक पर्सन था जिसका नाम था हेनले, उसने बताया था, तो इसको नाम दे दिया लूप ऑफ हेनले। फिर अब लूप ऑफ हेनले से आगे जाएंगे तो वापस हमें ये मुड़ी हुई ट्यूब्स दिखाई देंगी। तो मुड़ी हुई ट्यूब्स के लिए वही कॉन्वोल्यूटेड, और जैसे कि अपने को पता है कि ये जो बॉडी है इस बॉडी से दूर है, ये पास में थी तो प्रोक्सिमल, दूर के लिए क्या यूज लेंगे? डिस्टिल। तो क्या हो गया इसका नाम? डिस्टिल। फिर ये मुड़ी हुई ट्यूब से, तो मुड़ी हुई के लिए क्या लेंगे? कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड। और क्या है? ये ट्यूब्स है, तो ट्यूब्स के लिए बोल देंगे ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स। तो पूरा नाम क्या हो गया? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डीसीटी। तो ये हो गई हमारे किसकी स्ट्रक्चर? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर हो। तो यहाँ पर मेरे को सारी ट्यूब्स ही ट्यूब्स नज़र आ रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट है, और इसलिए मैं इसको नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दे सकता हूँ? रीनल ट्यूब्यूल्स। तो पहला पार्ट तो हो गया रीनल कॉर्पस्कल जिसके अंदर बॉडी आ गई, फिर दूसरा हो गया रीनल ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी आ गए। तो अब देखते हैं नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन के कितने पार्ट हैं? एक तो रीनल कॉर्पस्कल जिसके अंदर आ गई इसकी बॉडी, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल्स जिसके अंदर आ गई ट्यूब्स, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी। तो टोटल टाइप हो गए दो। फर्स्ट के अंदर रीनल कॉर्पस के सब टाइप्स हो गए दो, ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल्स के सब टाइप्स हो गए तीन, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और दूसरा लूप ऑफ हेनले, और थर्ड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। फिर सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं जिसका नाम है रीनल कॉर्पस्कल। तो रीनल कॉर्पस्कल में कितने पार्ट्स थे? एक तो था ग्लोमेरुलस और दूसरा था बोमन्स कैप्सूल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। तो ग्लोमेरुलस क्या है? नेटवर्क ऑफ टीनी आर्टरियल कैपिलरीज। तो यहाँ जैसे कि अपन देख पा रहे हैं कि ये क्या है कि टीनी आर्टरीज कैपिलरीज का क्या है? एक नेटवर्क है। ब्लड वेसल्स विच कम्स टू ग्लोमेरुलस आर नोन एज एफरेंट आर्ट्रियोल। मतलब जो ब्लड वेसल्स किसके पास आ रही हैं? इसके पास आ रही हैं, किसके पास? ग्लोमेरुलस के पास आ रही हैं, वो क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्ट्रियोल। जैसे कि फोटो में देख पा रहे हैं, डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो ब्लड लेके आ रही है, ये वाली कौन सी है जो ब्लड लेके आती है ग्लोमेरुलस में? वो होती है एफरेंट आर्ट्रियोल। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, ब्लड वेसल्स विच गोज अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज नोन एज इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब जो बाहर जाती है, जो ब्लड लेके बाहर जाती है, वो कौन सी होती है? इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। फिर बात करते हैं, सेल्स विच प्रेजेंट इनसाइड द कैपिलरीज आर नोन एज एंडोथीलियल सेल्स। अब जो कैपिलरीज के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, ये जो जगह है इसको बोलेंगे कैपिलरीज, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है इनको बोलते हैं एंडोथीलियल सेल्स। और इन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को बोलते हैं हम फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। स्पेस बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स आर नोन एज फेनेस्ट्रा। जो ये स्पेस है इसको क्या बोलेंगे हम? फेनेस्ट्रा बोलेंगे। फिर बात करते हैं साइज ऑफ फेनेस्ट्रा। मतलब इसकी साइज कितनी होती है? 0.7 to 1 माइक्रोन। मतलब इसकी साइज बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन और ऐसे जो भी काम की सब्सटेंस है उनको कहाँ पास नहीं होने देगा? ग्लोमेरुलस इसके अंदर है, किसके अंदर? बोमन्स कैप्सूल के अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि ये 0.1 से 1 माइक्रोन इसकी साइज रहती है, किसकी?
फेनिस्ट्रा की, लेकिन फिर भी 0.7 से 1 माइक्रोन इसकी साइज रहती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं इसके अंदर, उसके लिए प्रेजेंट है यहाँ पे ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि क्या करती है उन प्रोटीन को जो 0.7 से लेकर 1 माइक्रोन से छोटे प्रोटीन होते हैं जो इन फेनेस्ट्रा से अंदर आ जाते हैं, उनको रोकने का काम कौन करती है, ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन करती है उनको रोकने का काम। फिर आता है स्पेस बिटवीन एंडोथेलियल सेल्स नोन एज फेनेस्ट्रा, साइज ऑफ फेनेस्ट्रा 0.7 to 1 माइक्रोन, मैक्रोफेज ऑफ किडनी, ग्लोमेरुलार मेसेंजियल सेल। मैक्रोफेज हमारी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करते हैं, एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करते हैं। ये बाहर से आए हुए बैक्टीरिया डेड सेल को खाकर ख़त्म कर देते हैं, उनको डेड कर देते हैं, मार देते हैं उनको। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। जो ये स्पेस प्रेजेंट है किसके बीच के अंदर, इन आर्टरीज के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलार मेसेंजियल सेल, जो किस क्या काम करते हैं, मैक्रोफेज की तरह काम करते हैं, जो बैक्टीरिया डेड सेल्स को खाकर ख़त्म कर देते हैं और अपने उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को। फिर आता है ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए नेगेटिव ग्लोमेरुलार बेसमेंट मेम्ब्रेन, ए नेगेटिव चार्ज थिन मेम्ब्रेन which present between glomerular Bowman's capsule prevent of small molecular size protein by charge barriers। ये वाली सेल्स, ये वाली, ये क्या होती है, ये क्या करती है, जो स्मॉल मोलिक्यूल 0.7 से लेकर 1 माइक्रोन से छोटे जो बैक्टीरिया क्या ये प्रोटीन होते हैं उनको इसके अंदर बोमन्स कैप्सूल के अंदर जाने से रोकती है। फिर आता है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल कप शेप स्ट्रक्चर। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोमन्स कैप्सूल की कप शेप स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि अपन देख सकते हैं ये वाली स्ट्रक्चर कैसी है, एक कप शेप स्ट्रक्चर है। फिर आता है रिसीव अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ किडनी। अब ये क्या रिसीव करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ किडनी, जो बहुत बढ़िया तरीके से फिल्ट्रेट हुआ है जो ब्लड, उसको रिसीव करता है कौन, बोमन्स कैप्सूल। फिर आता है क्या, स्पेस इनसाइड द बोमन्स कैप्सूल इज नोन एज बोमन्स स्पेस, और कितना होता है ये 200 से 250 माइक्रोन। ये वाला जो स्पेस प्रेजेंट है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, इसको बोलते हैं बोमन्स स्पेस, और ये कितना होता है, ये 200 से 250 माइक्रोन mm। ये हो गई हमारी क्या, रीनल कॉर्पस्कल हो गए, जिसके अंदर पहला ग्लोमेरुलस पढ़ा, इसके अंदर दूसरा पढ़ा अपन ने बोमन्स कैप्सूल। फिर इसके बाद में बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स की। तो सबसे पहले आती है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसकी लेंथ कितनी होती है, 14 mm। इसकी लेंथ की जो बात करें तो इसकी लेंथ कितनी होती है, 14 mm। और जब इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 55 माइक्रोन m। फिर टिश्यू कौन सा होता है इसके अंदर, टिश्यू होता है इसके अंदर प्रेजेंट क्यूबोइडल टिश्यू। ये देखो क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है अपने को, तो टिश्यू कौन सा प्रेजेंट होता है इसमें, क्यूबोइडल, क्यूबोइडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। क्यूबोइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, क्यूबोइडल इपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर, मतलब ये जो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन अपने को दिख रहे हैं, ये क्या है, ब्रश बॉर्डर, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, बेटर रीएब्जॉर्प्शन में। मतलब यहाँ से जो भी प्रोटीन्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड आ रहे हैं, उनको वापस से इस ट्यूब के अंदर रीएब्जॉर्ब कराने का काम कौन करते हैं, ये टिश्यूज़ करते हैं। ये इस साइड में पूरे इसमें पीसीटी में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कॉलम जैसी, और यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ब्रश बॉर्डर प्रोजेक्शन। टिश्यू होता है इसमें क्यूबोइडल इपिथेलियल विद ब्रश बॉर्डर, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। इससे क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। इन टोटल फिल्ट्रेट फ्लूइड 65% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी। मतलब अब जैसे हमारी दोनों किडनियाँ पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बना देती हैं, दोनों किडनियाँ पर मिनट 125 ml फिल्ट्रेट बना देती है। इसको बोलते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और जैसे कि अपने को पता है कि इस टोटल जीएफआर में से 1% ही वेस्ट होता है, बाकी 99% वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है किसके अंदर, इस ट्यूब के इफरेंट आर्टरी के अंदर। तो जितना भी फिल्ट्रेट बनता है
उसका 65% तो सिर्फ पीसीटी रोक लेता है। मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का मतलब जो कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस और इस बोमन्स कैप्सूल के पास में प्रेजेंट है, वो वाला हिस्सा। जितना भी बाइकार्बोनेट आता है उसका 60% एब्जॉर्प्शन कौन कर लेता है? पीसीटी। और इम्पोर्टेंट याद रखना, इसमें जितना भी ग्लूकोज अमाइनो एसिड प्रोटीन या फिर विटामिन बोल सकते हैं हम, विटामिन, इनका 100% रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? 100% इनका रीएब्जॉर्प्शन करता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर ये यहाँ पे रीएब्जॉर्ब नहीं हुए तो पूरे आगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल में, जैसे लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, वहाँ पे कहीं पे भी ये रीएब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि इनके चैनल सिर्फ पीसीटी में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिर्फ रीएब्जॉर्ब हो सकते हैं किसमें? पीसीटी में। ये 100% रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में। पीसीटी के अलावा ग्लूकोज अमाइनो एसिड प्रोटीन को रोकने वाले चैनल्स पूरे नेफ्रॉन में कहीं और प्रेजेंट नहीं होते। तो अगर ग्लूकोज आएगा नॉर्मल रेंज में तो हमारा नेफ्रॉन पूरा ग्लूकोज वापस भेज देगा, यहाँ से क्या करेगा? वापस भेज देगा। अब आपने देखा होगा कई बार किसी को डायबिटीज़ हो जाए और ग्लूकोज ज़्यादा आने लग जाए, मतलब नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आने लग जाए। नॉर्मल में जितना भी ग्लूकोज आएगा इधर से वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा वापस से, लेकिन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा आ रहा है तो ये तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि क्या करने की, रीएब्जॉर्ब कराने की, लेकिन फिर भी क्या होगा? थोड़ा बहुत आगे चला गया। और अगर ये जो आगे निकल गया, पीसीटी क्रॉस करके पीसीटी से आगे निकल गया, तो ग्लूकोज रोकने का सिस्टम पीसीटी के अलावा और किसी के पास भी नहीं है। तो क्या होगा कि यूरिन के साथ क्या आएगा? ग्लूकोज। तो ये किस में होता है? डायबिटीज़ के अंदर। डायबिटीज़ मेलाइटिस में देखा होगा कि ग्लूकोज यूरिया हो जाता है, क्योंकि यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाता है। तो क्या हो जाता है? ग्लूकोज यूरिया। अब इसके बाद में बात करते हैं लूप ऑफ हेनले की। तो लूप ऑफ हेनले के भी सब टाइप्स हैं। जैसे ये वाला पार्ट हमें कैसा दिख रहा है? मतलब थिक या थिन, इसके कंपेयर में, यहाँ वाले के कंपेयर में ये वाला थिक दिख रहा है। तो इस वाले पार्ट का नाम हो गया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका नाम हो गया थिक। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ आ रहा है तो हम या नीचे के लिए वर्ड लेंगे यूज डिसेंडिंग, थिक डिसेंडिंग लिम्ब। ये हो गया फर्स्ट टाइप। फिर आते हैं इसके अंदर सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप क्या होगा? सेकंड टाइप होगा ये वाला थिन। ये वाला कैसा पार्ट है? थिन थिन। और ये नीचे की तरफ आ रहा है ये वाला भी, तो नीचे के लिए वर्ड यूज लेंगे डिसेंडिंग, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। फिर इसके बाद आता है ये वाली स्ट्रक्चर जो अपने को दिखने में लगती है कैसी? हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड जैसी स्ट्रक्चर लगती है। फिर आता है ये वाला पार्ट, कौन सा? ये वाला। ये कैसा है? थिक। इसके कंपेयर में तो थिक ही है, यहाँ वाले के कंपेयर में तो थिक ही है। तो ये क्या होगा? थिक। अब ये ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है? ये क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। तो क्या होगा? असेंडिंग, थिक असेंडिंग लिम्ब। फिर ये वाला क्या होगा? थिन असेंडिंग लिम्ब। तो कितने टाइप हो गए? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले बात करते हैं थिन असेंडिंग थिक डिसेंडिंग लिम्ब की। तो थिक डिसेंडिंग लिम्ब की लेंथ कितनी होगी? 9 mm। लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी होगी इसकी? 9 mm। फिर अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 55 माइक्रोन। कितना? 55 माइक्रोन। और टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है ब्रश बॉर्डर के साथ, जो कि क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन में, बेटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फिर थिन असेंडिंग, थिन थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग लिम्ब और हेयर पिन बैंड, इन तीनों का साथ में लेंथ कितनी होती है? इन तीनों की साथ में, एक साथ में लेंथ होती है कितनी? 14 mm। और इन तीनों का साथ में डायमीटर होता है 15 माइक्रोन। कितना डायमीटर होता है? 15 माइक्रोन। और टिश्यू होता है इनके अंदर स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है इसके अंदर,
इन तीनों के अंदर, थिन डिसेंडिंग लिम्ब, थिन असेंडिंग लिम्ब और हेयर पिन बैंड। फिर इसके बाद में आता है थिक असेंडिंग लिम्ब। थिक असेंडिंग लिम्ब की लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है इसकी 99 mm। इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है 99 mm। और इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर कितना होता है 30 माइक्रोन। डायमीटर होता है इसका 30 माइक्रोन। और टिश्यू प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल इपिथीलियम। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल इपिथीलियम। अब ये जो थिन असेंडिंग लिम्ब है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। तो पूरे नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे वाटर रीअब्जॉर्प्शन चैनल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ थिन असेंडिंग लिम्ब में ही वाटर रीअब्जॉर्प्शन चैनल प्रेजेंट नहीं होते। फिर इसके बाद आता है सबसे लास्ट पार्ट जिसका नाम है डीसीटी। तो डीसीटी की बात करें तो डीसीटी का जो लेंथ होता है वो कितनी होती है, लंबाई कितनी होती है 14 mm। और डायमीटर कितना होता है 15 माइक्रोन। और टिश्यू प्रेजेंट होता है क्यूबोइडल इपिथीलियम, लेकिन इसमें क्या होता है ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होता। फिर क्यूबोइड डीसीटी के आगे आ जाती है। डीसीटी आगे जाके किससे जुड़ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से। किससे जुड़ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट से जाके जुड़ जाती है। और कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ होती है 22 mm और डायमीटर होता है 42-200 माइक्रोन। और टिश्यू होता है उसमें क्यूबोइडल इपिथीलियम। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। तो जैसे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहला तो होता है इसके अंदर कोर्टिकल या फिर सुपरफिशियल नेफ्रॉन। दूसरा होता है जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। पहला तो हो गया कोर्टिकल या सुपरफिशियल, दूसरा हो गया जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो कोर्टिकल सुपरफिशियल नेफ्रॉन क्या होता है, जैसे कि ये हमारी किडनी है तो इसके अंदर ये वाला तो हो गया मेडुलरी रीजन जो पिरामिड शेप में है, और ये हो गया अपना नेफ्रॉन। अब ये जो कोर्टेक्स है ये वाला पार्ट को बोलते हैं, आपने किडनी में पढ़ा होगा, इस वाले पार्ट को बोलते हैं कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स को डिवाइड किया टू, इसके भी 2 डिवीज़न कर दिए, एक तो आउटर कोर्टेक्स, दूसरा कर दिया इसका इनर कोर्टेक्स। और मेडुला के भी 2 पार्ट कर दिए, एक इनर मेडुला और एक आउटर मेडुला, और दूसरा इनर मेडुला। ये वाला पार्ट है मेडुला। तो जैसे फर्स्ट पार्ट का क्या नाम था, सुपरफिशियल नेफ्रॉन। सुपरफिशियल का मतलब हो गया सबसे आगे या पहले वाला। तो सबसे आगे मतलब ये वाला आउटर पार्ट, किसका, आउटर कोर्टेक्स के अंदर। ये जैसे आउटर कोर्टेक्स के हमने 2 पार्ट कर दिए थे, एक वाला आउटर कोर्टेक्स, एक इनर इनर कोर्टेक्स। तो जो आउटर कोर्टेक्स में जो बॉडी प्रेजेंट है किसकी, नेफ्रॉन की, उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल नेफ्रॉन। तो ये वाला हो गया सुपरफिशियल नेफ्रॉन। दूसरा होता है इसके अंदर, दूसरा टाइप होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा का मतलब हो गया साइंस की भाषा में जक्स्टा का मतलब एकदम सामने। तो एकदम सामने किसके, मेडुला के सामने है, तो क्या बोल देंगे इसको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। फिर आता है इसके बाद में फिर इसके टाइप्स के अंदर आता है सिचुएशन ऑफ रीनल कोर्पस्कल। अब रीनल कोर्पस्कल की सिचुएशन कहाँ होती है, रीनल कोर्पस्कल यानी इसकी बॉडी, किसकी, नेफ्रॉन की बॉडी आउटर कोर्टेक्स में कहाँ पे होती है, इसकी प्रेजेंस आउटर कोर्टेक्स में होती है। ये देखो जैसे 2 पार्ट किए थे, एक इनर एक आउटर, तो इसकी सिचुएशन कहाँ होती है, आउटर कोर्टेक्स के अंदर। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की होती है कहाँ पे, इनर कोर्टेक्स के अंदर, मतलब ये इनर साइड में। ये तो था आउटर कोर्टेक्स और ये था इनर कोर्टेक्स, तो इसकी सिचुएशन होती है इनर कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहता है ये। फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये तो 85% कौन सा होता है, इस तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारी किडनी में 85% तो, और 15% इस तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिर्फ। फिर आता है इसके बाद में लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इनमें कोर्टिकल में होता है शॉर्ट और उसमें होता है लॉन्ग। फिर हेयर पिन बैंड, पेनिट्रेट, हेयर पिन बैंड क्या है, पेनिट्रेट ओनली आउटर मेडुला, कोर्टिकल में सिर्फ आउटर मेडुला को। तो ये वाला हिस्सा है हेयर पिन बैंड, ये वाला हिस्सा क्या है, हेयर पिन बैंड। ये किसको पेनिट्रेट कर रहा है, सिर्फ आउटर मेडुला को, मतलब मेडुला के भी अपने 2 पार्ट किए थे। ये वाला हो गया इनर मेडुला और ये वाला हो गया आउटर मेडुला। और जक्स्टा के अंदर रहेगा पेनिट्रेट इनर मेडुला। ये यहाँ से हेयर पिन बैंड क्या कर रहा है,
इनर मेडुला को पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब इनर मेडुला के अंदर जा रहा है। ये कैसे था, इसका लूप ऑफ हेनले लॉन्ग था, इसलिए कैसे इनर मेडुला को, यहाँ तक जो अपन ने लाइन बनाई थी आउटर मेडुला और इनर मेडुला के बीच में, तो ये कहाँ जा रहा है, इनर मेडुला के भी अंदर। या फिर अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है, ये निप्पल जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम पेपिला बोलते हैं, वहाँ तक प्रेजेंट है ये। फिर इसके बाद में इसमें आता है क्या, ब्लड सप्लाई। तो कोर्टिकल में तो ब्लड सप्लाई होती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से, और जक्स्टा मेडुलरी में होती है वासा रेक्टा। अब जैसे यहाँ से आई एफरेंट आर्ट्रियोल आई, यहाँ से कैपिलरीज का जाल बिछाया, इस तरफ गई ईफरेंट आर्ट्रियो, तो यहाँ तक तो दोनों में सेम है ये वाला तो। फिर इसके बाद में इसमें आ गई पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो कि क्या करती है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करवाती है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन करवाती है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपने को पता है कि इसकी लूप ऑफ हेनले की साइज बड़ी है, तो इसके अंदर क्या होती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की जगह यहाँ पे प्रेजेंट होता है वासा रेक्टा, इस शेप के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो क्या करता है, यहाँ से रीएब्जॉर्ब करवाता है। और अगर जैसे कि अपने को जब पता चल रहा है कि इसकी साइज़ बड़ी है, तो ये रीएब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा करवाएगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है इस वाले नेफ्रॉन का, यूरिन फॉर्मेशन का, और इसका क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑल्सो कम्स। अब जैसे कि अपने को पता है भाई इसकी साइज ज़्यादा है, तो ये कंसंट्रेशन भी करवाएगा। तो यहाँ पे अपना टॉपिक होता है कंप्लीट। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूरेटर्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।